हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंडसेट सॉल्यूशन में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीएलएलबी फोर्थ सेमेस्टर से है और इन्वायरमेंटल लॉ से है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 किस प्रकार पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, हाउ डज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 हेल्पिंग मेंटेनिंग द इन्वायरमेंटल बैलेंस। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्वायरमेंटल लॉ और फोर्थ सेमेस्टर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। ऑल्सो आप लोग मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सपोर्ट करें। तो अब हम लोग आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो आंसर में है, भारतीय वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 भारत में वनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए बनाया गया सबसे पुराना और महत्वपूर्ण कानून है। सरल शब्दों में कहे तो कानून जंगलों को इंसानी लालच से बचाने और प्रकृति का संतुलन बनाने रखने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब इसमें हम देखते हैं कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इसकी भूमिका को हम निम्नलिखित बिंदुओं और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे पहला है हमारा कि वनों का वर्गीकरण और कड़ी सुरक्षा। तो इस अधिनियम के तहत जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, जिससे उनकी सुरक्षा का स्तर तय होता है। पहला श्रेणी है आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण जंगल होते हैं। यहाँ लकड़ी काटना, शिकार करना या पशु चराना पूरी तरह प्रतिबंधित होती है। मतलब आरक्षित वन में आप कभी भी किसी तरह के जंगल कटाई का काम नहीं कर सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, किसी पशु का शिकार नहीं कर सकते और आप किसी पशु को खाने के लिए चरा भी नहीं सकते हैं। ये पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। दूसरा पॉइंट है हमारा संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। यहाँ कुछ नियमों के साथ साथ स्थानीय लोगों को सीमित अधिकार दिए जाते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या नियम है और क्या क्या अधिकार स्थानीय लोगों को दिए गए हैं। तीसरा हमारा इम्पोर्टेंट है ग्राम वन यानी विलेज फॉरेस्ट। ये समुदाय की ज़रूरतों के लिए होते हैं। तो आगे इसको विस्तृत में हम लोग पढ़ेंगे। तो पर्यावरण लाभ वनों का यह वर्गीकरण सुनिश्चित करता है कि घने जंगल यानी डीप फॉरेस्ट में मानवीय हस्तक्षेप ना हो, जिससे वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम सुरक्षित रहे। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या नियम बनाए गए जिससे वनों को अधिनियम क्या क्या अधिनियम बनाए गए जिससे वनों को कानूनी सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो इसमें पहला जो है पॉइंट वो है अवैध कटाई पे रोक यानी डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल। तो इस अधिनियम के अनुसार किसी भी सरकारी वन में क्षेत्र में पेड़ों को काटना या नुकसान पहुंचाना एक दंडनीय अपराध है। उदाहरण के तौर पे हम समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति व्यावसायिक लाभ के लिए सागवान या शीशम के पेड़ों को अवैध रूप से काटता है, तो उसे भारी जुर्माना और जेल हो सकती है। इससे वनों का विनाश रुकता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आवश्यक है। तो आपने देखा कि अवैध कटाई पे रोक है। इसमें किसी भी पेड़ यानी शीशम या सागवान एक उदाहरण है। इस तरह के पेड़ों को अगर कोई काटता है तो उसे भारी जुर्माना और जेल भी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है हमारा वन्य जीवों के आवास का संरक्षण। जंगल केवल पेड़ या का समूह नहीं बल्कि लाखों जीवों का घर होता है। यह अधिनियम वनों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से वहां रहने वाले बाघ, हाथी, पक्षियों और कीट पतंगों के घर को भी बचाता है। उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि किसी वन में अवैध खनन यानी माइनिंग को रोककर यह कानून वन्य जीवों को बेघर होने से बचाता है, जिससे खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन बनी रहती है। तो कई बार क्या होता है कि खनन वगैरह करने से क्या होता है कि जो वन में जो छोटे छोटे कीट पतंग या फिर जो छोटे छोटे जीव हैं, उनको उनकी जो रहने के लिए जो वो घर बनाते हैं वो उजड़ जाते हैं। और इस तरह से जो है सो जो हाँ, पशु पक्षी हैं या फिर बड़े जानवर जो भी हैं, उनके जीवन में कहीं न कहीं हम लोग अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस तरह के माइनिंग करके और फूड चेन को हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो आपने देखा कि दूसरा जो वन्य जीवों का आवास संरक्षण है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसे जिसे हम आगे और डिस्कस करेंगे कि और क्या-क्या चीज़ें हैं।
तो थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? जो प्रकृति से मिला हुआ है हमें, तो यह कानून वनपज यानी फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे शहद, जड़ी-बूटियों और गोंद के व्यापार को नियंत्रित करता है। अब जैसे इस तरह के प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से मिला हुआ है, जिससे जड़ी-बूटी, शहद या गोंद जैसा चीज़ है जिसे हम अपने आम जीवन में यूज़ करते हैं, उस पे भी इन्होंने थोड़ा-सा मतलब जो है सो कानून लगाया है, ताकि उसका जो है सो बहुत ज़्यादा उपयोग हम लोग ना कर सकें, कंट्रोल कर सकें, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से मिला हुआ है। इसका जो है सो प्रोडक्शन भी प्राकृतिक रूप से ही होता है। तो इसके लिए क्या है, इसके उदाहरण से एक समझते हैं कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी जंगल में इतनी अधिक जड़ी-बूटियाँ ना निकाल ले कि वह प्रजाति ही लुप्त हो जाए। इसे सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो क्या होता है कि कई बार क्या होती है कि कुछ कंपनियाँ होती हैं जो शहद निकालती हैं, कुछ कंपनियाँ होती हैं जो अ, हमारे लिए मतलब इंसानों के लिए जड़ी-बूटियाँ निकालती है, उससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग, जो ये जो कानून है वन वनोपज वनोपज कानून की तरफ, कानून की वजह से ही मतलब इस पे ये प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप एक सीमित क्वांटिटी में ही इस चीज़ों का मतलब जो है सो प्रकृति से ले सकते हैं, ताकि ये प्रजाति जो है आगे भी रहे और लुप्त ना हो जाए। चौथा हमारा जो है वो पॉइंट है आपदा प्रबंधन में सहायक। वन जो है सो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं और वर्षा जल को सोखते हैं। इस अधिनियम के माध्यम से वनों का संरक्षण निम्नलिखित तरीके से मदद करता है। जैसे मृदा अपरदन यानी सॉइल एरोशन। तो सॉइल एरोशन का मतलब मृदा अपरदन, पेड़ों की जड़ें उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकती है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी, पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, तो ये आपदा प्रबंधन में सहायक होती हैं। इस तरह से बाढ़ नियंत्रण में जंगल वर्षा के पानी के वेग को कम करते हैं। इस वजह से, क्योंकि पेड़ के जड़ जो है सो वो मिट्टी को पकड़ के रहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखें तो अगर ये है कि पहाड़ी के क्षेत्रों में इस कानून के तहत वनों को बचाने से भूस्खलन मानी लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं में कमी आती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि शिमला, मनाली में एक समय ऐसा आता है जब अ, भूस्खलन होने लगता है और लैंडस्लाइड होने लगते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वहाँ पे पेड़-पौधे नहीं होने के कारण जो है सो मिट्टी यानी लैंडस्लाइड हो जाती है। तो कई बार आप लोगों ने देखा कि उससे बहुत सारी दुर्घटनाएँ भी होती हैं। तो आपदा प्रबंधन में भी ये वन यानी पेड़-पौधे जो है हम कहीं न कहीं सहायक होते हैं। तो अब निष्कर्ष में हम लोग ये देखेंगे कि भारतीय वन अधिनियम 1927 भले ही पुराना हो, लेकिन आज भी वनों को कानूनी पहचान और सुरक्षा देता है। बिना इस कानून के जंगल का दोहन करना बहुत आसान है, जिससे भूख, सूखा, बाढ़ और प्रदूषण जैसी समस्याएं अनियंत्रित हो सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह से भारत में वन अधिनियम 1927 के आधार पर कितने सारे पॉइंट्स मैंने बताए हैं। ये सारे पॉइंट्स को आप अगर ठीक से समझ लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माइंडसेट सॉल्यूशन।